Hello, my dear students. I welcome all of you on Samatabusum classes. This is the MCQ series on the topic of Indian economy, fiscal policy. इससे पहले हमने मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड MCQs किए. जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा वो देख सकते हैं. इंडियन इकोनॉमी MCQs प्लेलिस्ट में है और मॉडर्न हिस्ट्री की भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं. इन डिटेल MCQs हमने किए हैं और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक एग्जाम में इन मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी क्वेश्चंस आते हैं. So these are very important from exam point of view. So let's get started. Question number 1 is which of the following is not a component of fiscal policy? इनमें से कौन सा component नहीं है fiscal policy का? Government expenditure, yes, it's a part of fiscal policy. budget में होता है. Taxation, yes, budget में होता है. It's a part of in finance bill. It's a part of this fiscal policy. Public debt management, yes, it is related to the fiscal policy. Monetary supply control, money supply control जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? वो monetary policy में देखा जाता है और ये RBI डील करता है, राइट. और fiscal policy जो है इसमें money supply control का इसका component नहीं है, but yes, government expenditure, taxation and public debt management is the component of fiscal policy. So option D यहाँ पे आंसर होगा. फिजिकल डेफिसिट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. फिजिकल डेफिसिट हम किसको बोलते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट. टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर. टोटल बोरोइंग माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. देखो ये जो डेफिसिट टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स हम अलग पढ़ते हैं ना बजट में, जिसमें हम प्राइमरी डेफिसिट पढ़ते हैं, इफेक्टिव प्राइमरी डेफिसिट पढ़ते हैं, फिजिकल डेफिसिट पढ़ते हैं. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को. बेसिकली फिजिकल डेफिसिट हम किसको बोलेंगे? फिजिकल डेफिसिट हो गया कि पहले हम देखते हैं कि टोटल खर्चा कितना किया है गवर्नमेंट ने, खर्चा कितना हुआ है गवर्नमेंट का. हम माइनस करते हैं टोटल इसको पैसे कितने मिलते हैं, टोटल रिसीट. मगर जब हम रिसीट देखते हैं ना, पैसे मिलना, गवर्नमेंट के कितने पैसे मिले, कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है वो सोचती है कि ये ज़्यादा ना दिखे फिजिकल डेफिसिट, फिर वो लोन लेती है, वो बोरो करती है पैसे. जब रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आ गया दिखाया जाता है एक्सपेंडिचर की तकरीबन बराबर ही, तो फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा नहीं दिखता है, तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट अच्छा जा रही है. लेकिन अगर हम देखेंगे फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, हम देखते हैं नहीं जी, ये इसमें से आप वो निकालो कौन सा, लोन वाला पैसा. अगर आपने कोई लोन लिया है वो थोड़ी आपका रेवेन्यू है. हमें असल में देखना है डेफिसिट कितना है, असली डेफिसिट कितना है, फिजिकल डेफिसिट देखना, असली डेफिसिट. तो हम टोटल रेवेन्यू में से लोन वाला जो गवर्नमेंट ने लोन लिया होता है ना पूरा करने के लिए, जो बोरोइंग्स होते हैं वो माइनस करते हैं. तो इसलिए हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का होता है माइनस टोटल रेवेन्यू. कितना रेवेन्यू उसको आता है? टोटल रिसीट. लेकिन उस रिसीट में से एक्सक्लूडिंग कौन सा पैसा? जो लोन का आया होता है, जो लोन हमने लिया होता है, ठीक है, तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. सो ऑप्शन ए हियर इज द आंसर. अभी आज से याद रख लो कि इसमें टोटल फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल खर्चा कितना किया गवर्नमेंट ने, और माइनस हम करते हैं टोटल रिसीट, पैसा कितना आया गवर्नमेंट को. लेकिन लोन के बगैर जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है उसको हम नहीं देखते हैं. सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर. इन इंडिया फिजिकल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय. इंडिया में फिजिकल पॉलिसी को फॉर्मुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन तो ऑब्सलीट हो गया, ये तो खत्म हो गया. इसके बदले हमारे पास नीति आयोग है, और नीति आयोग क्या है? थिंक टैंक है. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है ना, तो यहाँ पे क्या बचा? फाइनेंस मिनिस्ट्री. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो फिजिकल पॉलिसी बनाता है और बजट भी बनाता है, ठीक. ओके. Which of the following is an example of capital expenditure? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है कैपिटल एक्सपेंडिचर की? हमारे पास दो तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं. एक तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया वो खर्चा करना जिससे हमें कोई एसेट क्रिएट ना हो, कोई मतलब फायदा इसमें ना हो, मतलब कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सैलरी देते हैं, पेंशन देते हैं, सब्सिडी देते हैं, वो हो गया, दिया तो खत्म. लेकिन अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं वो खर्चा जब आप कोई एसेट क्रिएट करते हैं जो आपको फ्यूचर में वापस कमा के देगा. पेमेंट ऑफ सब्सिडीज आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये आप जब आप लोगों को सब्सिडी देंगे, क्या लोग उसके बदले कुछ देते हैं? नहीं. इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं, आपने इंटरेस्ट पे किया, उससे क्या हो जाएगा? सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं, सैलरी दी खत्म. कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, अगर आप हाईवे कंस्ट्रक्ट करते हो, आप कल को उससे टोल रिसीव करते हो, उससे आपका ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है, उससे आपका बाकी इंडस्ट्रीज अच्छे होते हैं. तो यस, हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करना है, हाईवे एक एसेट है जिससे आपको फायदा मिलता है. सो यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. इट्स द कैपिटल एक्सपेंडिचर. विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस बजट एट अ ग्लांस? कौन सा इंस्टीट्यूशन बजट एट अ ग्लांस रिलीज करता है? आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, कैग. देखो कैग होता है कंप्यूटेड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो ऑडिट करता है. नीति आयोग थिंक टैंक है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के साथ डील करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ना वो बजट एट अ ग्लांस, वो बजट को जो है रिलीज करता है.
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब इसमें से कौन सा हमें बताता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट, ये तो ऑब्वियसली कैपिटल वाला डेफिसिट दिखाएगा, ये तो ये फिजिकल डेफिसिट दिखाता है, और माइनस हम बोरोइंग करते हैं। फिजिकल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। हमें क्या देखना है? रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरीज, पेंशन, इसमें हम कितना खर्चा करते हैं, और माइनस हम उसमें से क्या करेंगे? रेवेन्यू रिसीट, जो हमें ये पैसा मिलता है। तो ऑब्वियसली यही इसका आंसर आएगा, ऑप्शन ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। हम देखते हैं कि हमने इसमें कितना पैसा आया था और इसमें कितना खर्चा हमने किया, वो वाला खर्चा जिससे हमें कोई और इनकम जनरेट नहीं होगी, वही होता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट? इनमें से फिजिकल डेफिसिट कौन रिड्यूस कर सकता है? फिजिकल डेफिसिट हमने क्या दिखा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, लेकिन उसमें से हम लोन के पैसे एक्सक्लूडिंग लोन, हमें कितना टोटल रिसीट हो गया, पैसे कितने आए, लेकिन वो वाले नहीं जो हमने लोन लिया है, बस बाकी पैसे, जैसे हमारा टैक्स होता है, हमारे बाकी चार्जेस होते हैं, वो वाला पैसा, ठीक है। तो किस चीज से हमारा फिजिकल, मतलब आप इसमें हमें दिखता है ना कि गवर्नमेंट खर्चा उतने उससे ज्यादा करता है, जितनी उसकी आमदनी उससे ज्यादा गवर्नमेंट खर्चा करता है, उसी को हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट कैसे कम होगा? इंक्रीज इन सब्सिडीज, अगर हम सब्सिडीज ज्यादा देंगे तो हमारा खर्चा क्या होगा? ज्यादा होगा, तो इससे तो नहीं होगा कम। अच्छा, रिडक्शन इन टैक्स बेस, अगर हमने टैक्स बेस को कम किया, जब टैक्स बेस को कम किया, लोग ज्यादा टैक्स देंगे नहीं, कम लोग टैक्स देंगे, और पैसा गवर्नमेंट का इनकम कम होगा, तो उससे भी कम नहीं हो जाएगा, उससे भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज इन सोशल स्पेंडिंग, अगर हम सोशल स्पेंडिंग बहुत, मतलब सोशल स्पेंडिंग हो गया एजुकेशन में, हेल्थ में, सब्सिडीज में, ऑब्वियसली जब जितना हम इंक्रीज करेंगे उसमें, उतना हमें क्या होगा? उतना फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप सब्सिडीज में इंक्रीज कर रहे हो तो आपको देना है, गवर्नमेंट को देना है, तो फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होगा। सोशल स्पेंडिंग कर रहे हो, गवर्नमेंट को देना है, तो फिजिकल डेफिसिट ज्यादा हो जाएगा। रिड्यूस कर रहे हो टैक्स बेस, गवर्नमेंट को पैसे कम आएंगे, तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन डिसइन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, जैसे गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज होती हैं, राइट, गवर्नमेंट ने कंपनी को भेजा, जब गवर्नमेंट ने कंपनी को बेचा, वो गवर्नमेंट का अपना था ना, गवर्नमेंट की कंपनी, उसने बेचा, उसको 200 करोड़ आए, और वो 200 करोड़ जब उसको आए, उसकी इनकम है और वो उसको यूज कर सकता है, उससे जो है एक्सपेंडिचर कितना भी हो, यहाँ से इनकम बढ़ गई, तो ऑब्वियसली फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एक्सक्लूड्स विच कंपोनेंट? प्राइमरी डेफिसिट में हम कौन सा कंपोनेंट एक्सक्लूड करते हैं? फिजिकल डेफिसिट, कैपिटल रिसीट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हम बोलते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, गवर्नमेंट, हम बोलते हैं नहीं, गवर्नमेंट को बोलेंगे हम ये क्यों हमें दिखा रहे हो, आप तो लोन से पैसे ले रहे हो ना, आप इसे माइनस करो लोन के पैसे, तो हमें फिजिकल डेफिसिट आएगा। गवर्नमेंट बोलेगा यार इतना भी फिजिकल डेफिसिट नहीं है, हम प्राइमरी डेफिसिट निकालो। हम आप देखो कि हमने इंटरेस्ट, जो पुराने गवर्नमेंट्स ने लोन लिया है ना, उस पर कितना हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो थोड़ी हमारी गलती है। तो इसलिए प्राइमरी डेफिसिट हम बोलते हैं जब हम क्या करते हैं, फिजिकल डेफिसिट से हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस करते हैं, क्योंकि अगर ये वाली गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है, मतलब क्या इंटरेस्ट किस पे हम पे करते हैं? लोन पे, और वो लोन पुरानी गवर्नमेंट ने लिया है, वो इसका कसूर थोड़ी है। इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है आप फिजिकल डेफिसिट नहीं देखो, आप प्राइमरी डेफिसिट देखो, प्राइमरी फिजिकल डेफिसिट देखो। क्यों? क्योंकि हम तो इंटरेस्ट पे, लोन, पुराने लोन्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना, वही एक्सपेंडिचर हमारा हो रहा है, तो इसीलिए इसमें प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? इनमें से कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स नहीं है? कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्स हो गया जिस पे टैक्स लगेगा और वही देगा, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जिस पे टैक्स लगेगा लेकिन वो किसी और से फिर अल्टीमेटली वो पैसे लेगा। डायरेक्ट टैक्स में ऑब्वियसली जो आपकी इनकम है अगर उस पर टैक्स लगा तो डायरेक्ट टैक्स है। आप कॉर्पोरेट टैक्स लगता है आपको, या कैपिटल गेन्स टैक्स, वो आपने कोई चीज़ अपनी जो आपका कोई बॉन्ड होता है, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, वो आप या कोई आपको ये होता है शेयर्स होते हैं वो आप बेच देते हो। तो एक्साइज ड्यूटी जो होती है ना वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स होती है। बाकी कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। FRBM एक्ट जिसको हम बोलते हैं जो 2003 में आया, कब आया? 2003 में।
FRBM एक्ट आया 2003 में, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो आया, एम्स टू। FRBM एक्ट 2003 में आया, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बोला फिजिकल डेफिसिट को कम करो, इसको आप पहुंचा 3% ऑफ GDP। और जो रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू फिजिकल डेफिसिट में फिर भी आप आप खर्चा कर रहे हो, आपने बहुत सारी सड़कें बनाई, आपने हॉस्पिटल बनाए, आपने रोड्स बनाए, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। अगर आप सैलरी के लिए भी आपको लोन देना पड़ेगा, आप लोन ले रहे हो और सैलरी दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, वो कितने, मतलब गवर्नमेंट खुद को चलाने के लिए लोन ले रही है, वो तो गलत बात है। बोला रेवेन्यू डेफिसिट को आप 0% ले आओ GDP का। तो ये जो FRBM एक्ट था, इसने क्या एम किया, एम इज टू इंक्रीज गवर्नमेंट बोरोइंग। ये क्या है, गवर्नमेंट की बोरोइंग को इंक्रीज करना चाहता है कि गवर्नमेंट ज्यादा लोन ले, नहीं, गवर्नमेंट ज्यादा लोन ले ये इसका एम नहीं था। इंक्रीज सब्सिडीज, क्या है, सब्सिडी को इंक्रीज कराना ना, एनकरेज डेफिसिट फाइनेंसिंग ना, एंश्योर इंटरजनरेशनल इक्विटी इन फिजिकल मैनेजमेंट। इसका मतलब था कि फिजिकल डिसिप्लिन आए। अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, वो कितना कर रहा है, उसका रेवेन्यू कितना है, क्या गवर्नमेंट ज्यादा लोन इतने ले रहा है फिर उसमें कर्जा चढ़ेगा फिर, या एक तो वो बात, दूसरी बात ये कि क्या गवर्नमेंट हद से ज्यादा सब्सिडी दे रहा है, सैलरी दे रहा है और लोन ले रहा है, फिर सैलरी में दे रहा है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, फिर तो वो गवर्नमेंट फेल है। हाँ, अगर गवर्नमेंट का डेफिसिट आ रहा है, चलो वो सड़कें बना रहा है, वो हाईवेज बना रहा है, वो रेलवे स्टेशन बना रहा है, उस चीज में ठीक है, लेकिन अगर आप खुद को चलाने के लिए ले रहे हो, वो सही नहीं है। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM एक्ट है, बहुत ही मशहूर एक्ट है 2003 का, इसके बारे में आप पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, इनमें से कौन सा टूल है फिजिकल पॉलिसी का। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने मॉनेटरी पॉलिसी MCQs किए, उसमें हमने सारे टूल्स डिस्कस किए, जिन्होंने वो देखा होगा उनको ये क्वेश्चंस इजी लगे होंगे। रेपो रेट, ये तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी में देखा। ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने देखा कहाँ पे, मॉनेटरी पॉलिसी में। कैश रिजर्व रेशियो CRR, ये भी हमने मॉनेटरी पॉलिसी में देखा। तो ये फिजिकल पॉलिसी का टूल पब्लिक एक्सपेंडिचर है इसमें, ऑप्शन सी। The term crowding out effect in fiscal policy refers to, crowding out effect fiscal policy में क्या रेफर करता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट reducing due to government borrowing, government subsidies crowding out efficiency, increasing FDI reducing domestic investment, inflation crowding out exports। crowding out effect हो गया जब गवर्नमेंट क्या करता है, लोन लेता है अपने ही विद इन द कंट्री, और जब गवर्नमेंट ने पैसे लिए एज अ लोन, तो जो प्राइवेट सेक्टर लोन लेने जाएगा तो उसको मिलेगा ही नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर के पास जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहती नहीं है। फिर काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू, काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी हम किसको बोलते हैं, पॉलिसी दैट स्टेबलाइज इकोनॉमी ड्यूरिंग बूम एंड बस्ट साइकिल्स, पॉलिसी दैट इंक्रीज फिजिकल साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, पॉलिसी दैट इग्नोर्स बिजनेस साइकिल्स, पॉलिसी दैट डिपेंड्स ऑन एक्सपोर्ट्स। काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी हम किसको बोलते हैं, पॉलिसी वो फिजिकल पॉलिसी जो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है। जब उसका बूम साइकिल होगा, बस साइकिल होगा, क्योंकि हमारे 4 साइकिल्स होते हैं। हमारा कभी डिप जाता है, कभी रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी, और फिर बूम होता है बहुत ज़्यादा जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो बिजनेस साइकिल के डिफरेंट फेजेस में जब स्टेबलाइज करेगा इकोनॉमी को फिजिकल पॉलिसी, उसको हम काउंटर साइकिल का फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज शेयर्ड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स आपस में किस टैक्स को शेयर करती हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, इनकम टैक्स, ड्यूटी टैक्स ऑन एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, इनकम टैक्स को शेयर किया जाता है। फिजिकल ड्रैग रेफर्स टू, फिजिकल ड्रैग हम किसको बोलते हैं, क्या इन्फ्लेशन रिड्यूसिंग रियल वैल्यू ऑफ टैक्सेस, ऑटोमेटिक रिडक्शन इन फिजिकल स्टिमुलस ड्यू टू टैक्स प्रोग्रेसिविटी, गवर्नमेंट डिलेइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स, टैक्स इवेजन ड्यू टू स्लो रिकवरी। फिजिकल ड्रैग किसको हम बोलते हैं, क्या टैक्स इवेड जब होता है, जब स्लो रिकवरी होती है, या इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन की वजह से टैक्सेस का वैल्यू ही, रियल वैल्यू ही खत्म होता है। बेसिकली फिजिकल ड्रैग हम किसके बोलते हैं, ऑटोमेटिक रिडक्शन इन फिजिकल स्टिमुलस ड्यू टू टैक्स प्रोग्रेसिविटी। ठीक है, फिजिकल ड्रैग हो गया जब टैक्स प्रोग्रेसिविटी क्या होता है, मतलब जब प्रोग्रेसिव टैक्स होगा। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है जितनी इनकम बढ़ती है लोगों की, उतना उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल जैसे वेज राइज होते हैं, आपको ज़्यादा वेजेस आते हैं, अब ज़्यादा आपको मिलती है पर डे की कमाई, लेकिन उतना हायर पोर्शन आपका टैक्स में चला जाता है। सैलरी इंक्रीज हो गई लेकिन ज़्यादा टैक्स देना पड़ा, तो ऑटोमेटिक रिडक्शन इन फिजिकल स्टिमुलस ड्यू टू टैक्स प्रोग्रेसिविटी, ये डिफ्लेशनरी होती है, सो दैट कि इन्फ्लेशन कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए। तो
इसी को हम बोलते हैं फिस्कल ड्रैग, कि आपके पैसे तो इंक्रीज हो गई इनकम, लेकिन आपको वहां से टैक्स भी ज्यादा देना पड़ा, तो फिर इससे क्या हो गया, फिस्कल स्टिमुलस में डिक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन नहीं, महंगाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई महंगाई? क्योंकि जो आपका इनकम इंक्रीज हुआ था आपका वो टैक्स में चला गया। ठीक है, तो आपके पास ज्यादा पैसे नहीं रहे तो आप डिमांड भी नहीं रहेगी, महंगाई भी नहीं होगी। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन टैक्स रेवेन्यू? इनमें से नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा नहीं है? देखो, टैक्स रेवेन्यू अगर हम देखेंगे कस्टम ड्यूटी है। अच्छा, नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन सा नहीं है? नॉन टैक्स देखो, इंटरेस्ट रिसेप्ट, सॉरी इंटरेस्ट रिसीट जो होते हैं, जब हम लोन पे इंटरेस्ट देते हैं, क्या वो टैक्स होता है? नहीं, वो नॉन टैक्स होता है। अच्छा, डिविडेंड्स फ्रॉम पीएसयू, जब हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से डिविडेंड आता है, क्या वो टैक्स होता है? नहीं, वो प्रॉफिट होता है, ये भी नॉन टैक्स है। फीस एंड फाइनेंस, क्या फी एंड फाइन टैक्स होता है? नहीं, वो तो चार्ज होता है, ये भी नॉन टैक्स है। सिर्फ कस्टम ड्यूटी टैक्स है, तो ये यही आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैक्स रेवेन्यू? नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा कस्टम ड्यूटी। ठीक है, बाकी तीन नॉन टैक्स है। इंटरेस्ट, रिसिप्ट, डिविडेंड फ्रॉम पीएसयूज एंड फीस एंड फाइन्स, ये नॉन टैक्स है। अगर किसी को लगता है कि ये क्वेश्चंस उनको नहीं करने आ रहे, टफ है, तो इसका मतलब है उनको फिस्कल पॉलिसी फिर से पढ़ना पड़ेगा। आप कमेंट्स में लिखो, मैं फिर लेक्चर लाऊंगी इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? 268, 267, 265, 266। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये तीन होते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड के साथ है आर्टिकल 266, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। विच कमिटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द एफआरबीएम एक्ट? किस कमिटी ने रिकमेंड किया था एफआरबीएम एक्ट, जो कि 2003 में आया, उसको रिकमेंड किया था? नरसिम्हा कमिटी, केलकर कमिटी, रागाराजन कमिटी, शोम कमिटी। एंड यस, द राइट आंसर इज केलकर कमिटी। द टर्म फिस्कल स्पेस रेफर्स टू, फिस्कल स्पेस का मतलब क्या होता है? गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रूम अवेलेबल फॉर द गवर्नमेंट टू स्पेंड मोर विदाउट द टोटल बोरिंग ऑफ गवर्नमेंट, द रिजर्व फंड्स विद द आरबीआई। फिस्कल स्पेस होता है द रूम अवेलेबल फॉर द गवर्नमेंट टू स्पेंड मोर विदाउट अफेक्टिंग फिस्कल स्टेबिलिटी। मतलब रूम, ये वो कमरा नहीं है कि ये होती है वो स्पेस, मतलब अभी भी गवर्नमेंट के पास इतना प्रोविजन है कि वो और स्पेंड कर सकता है और हमारी फिस्कल स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? दो तरह की फिस्कल पॉलिसी होती है, एक एक्सपेंशनरी होती है, दूसरी कंट्रैक्शनरी होती है। एक्सपेंशनरी फिस्कल, एक्सपेंशनरी मतलब एक्सपैंड करना, एक्सपेंड करना मतलब लोगों के पास पैसे ज्यादा आए, कंट्रोल इन्फ्लेशन नहीं, रिड्यूस पब्लिक डेट नहीं, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस इंपोर्ट्स नहीं। तो कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है लोगों के पास, सॉरी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब है लोगों के पास पैसे ज्यादा हो। लोगों के पास पैसे कैसे ज्यादा होगा? जब गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर अपना इंक्रीज करेगी और रेवेन्यू अपना डिक्रीज करेगी। कैसे? जब वो टैक्स डिक्रीज करेंगे। जब गवर्नमेंट टैक्स कम लेगी, लोगों के को टैक्स कम देना पड़ेगा, लोगों के पास ज्यादा पैसे रहेंगे। जब गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करेगी, गवर्नमेंट का खर्चा लोगों की इनकम होती है, गवर्नमेंट ज्यादा सब्सिडी देगा, गवर्नमेंट ज्यादा हाईवे काम लगाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, गवर्नमेंट सैलरी में इजाफा करेगा, लोगों को पैसे मिलेंगे। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, टैक्सेस को कम करेगा, वो होता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। उससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होती है और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होती है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को अच्छी मिलती है। ठीक, तो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने मॉनेटरी पॉलिसी पे सेशन करा और ये फिस्कल पॉलिसी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लग रहा है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।